गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके स्टैटिक्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। तो आज हमारे स्टैटिक्स का पॉइंट है होंगल होंगे कंकल। झील है, ये वाटरफॉल के नाम से जाती है। भारत की सबसे बड़ी वाटरफॉल में ये क्या है, शामिल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आज हम इसकी स्टैटिक्स पढ़ेंगे। देखिए, स्टैटिक्स के पॉइंट्स छोटे भले ही होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। स्टैटिक्स के लिए आप लोगों को यहाँ से वहाँ ना भटकना पड़े, इसलिए आपके लिए स्टैटिक्स के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट लेके आए हैं। ठीक है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी कमी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम इस चीज़ का क्या करेंगे, बेटर सॉल्यूशन लेके आपके लिए आएंगे और भी स्टैटिक्स के जो पॉइंट है उसको और इम्प्रूवमेंट ठीक है करेंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ये चांस है कि आप लोगों के जो पेपर्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या बोलूँ अच्छे से आ सकें। ठीक, इसके लिए क्या किया गया है, हम आप लोग के लिए पूरी सीरीज लेके आए वाटर फॉल्स वे और भी सीरीज हैं। बट ये क्या होता है, जब आप लोगों के अटेंशन अच्छा होगा तो उसको सारी सीरीज को एक साथ ओपन किया जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे करके सीरीज को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, मतलब एक एक दो दो वीडियो रोज। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं होम के कल चलने के साथ। ठीक है, ये दक्षिण भारत का क्या है, एक झरना है। कहाँ का ये लोकेशन, कहाँ की इसकी, दक्षिण भारत। अब आप कहोगे दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है, तो दक्षिण भारत में कहाँ पे, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के धर्मपुरा। कहाँ पे, तमिलनाडु के धर्मपुरी। ठीक है, धर्मपुरी में जिले के धर्मपुरी और चमराज जिले के बीच में स्थित है ये झरना। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा दक्षिण भारत में कौन सा झरना है जो क्या है, दो स्टेट के बीच हैगा, तो आप कहोगे एक हैगा धर्मपुरी और अगर तुम चमराज जिले के बीच में स्थित है एक झरना, उसका नाम बताइए, तो आप कहोगे होंगेन कल। झील झील है या वाटरफॉल के नाम से इसको आप लोग कह सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इस वाटरफॉल कहाँ पर है, क्या है, हर चीज अब आप पता होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या पॉइंट आएगा, इसके अंतर्गत पॉइंट आएगा ये झरना किस नदी पर स्थित है। अब इसकी इतिहास भी इसके बारे में बताएंगे। ये झरना कावेरी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस नदी है, कावेरी नदी पर क्या है, ये झरना स्थित है। किस नदी पर स्थित है, अगर आपसे पूछे तो ये किस नदी पर स्थित है, ये कावेरी नदी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, और इसको भारत का पहले किसका नियाग्रा फॉल के नाम से जाना जाता है, किस नाम से यहाँ था इसका, नियाग्रा झील या नीग्रो फॉल बोल दो। ठीक है, नीग्रो फॉल या नीग्रो झील के नाम से क्या किया जाता था, इसको जाना जाता था। आप नीग्रो फॉल के नाम, भारत का नीग्रो फॉल के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसा झरना होता है जिसको पहले पहले के समय भारत के नीग्रो फॉल के नाम से जाना जाता था, तो आप कहोगे होंगे कल। होंगे कल झील थी, उसको पहले भारत का नीग्रो फॉल के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ पर एशिया की तरह ये एशिया की तरह यहाँ पर एक चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान पाई जाती है, कार्बोनाइट्रेट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। कार्बोनाइट्रेट की क्या की जाती हैं, यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। दक्षिण एशिया की तरह सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक मानी जाती है। मतलब दक्षिण एशिया में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान, जिसको कार्बोनाइट्रेट के नाम की चट्टान होती है, ये यहाँ पर पाई जाती है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान है और ये दक्षिण एशिया की तरह भी यहाँ पर ये पाई जाती है। कि मतलब इससे पता चलता है कार्बन डेटिंग के अनुसार ये पहले क्या था, समुद्र से ऊपर आ गया था और ये प्लेसेस क्या थी, एग्जिस्ट करती थी उस टाइम। ठीक है,
अब आप कहोगे ठीक है, ये सब तो ठीक है, इसका नाम किसके बेसिस पे पड़ा है? होंगे कंकल झील का जो नाम है वो किस बेसिस पे पड़ा है? ठीक है, इसके नाम के इतिहास पर चलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाते हैं, इसमें दिखाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर था? 1652 से 1768 तक, 1652 से 1652 या 1768 ईस्वी तक, यहाँ तक ईस्वी तक यहाँ पे किसका राज चलता था? यहाँ पे चलता था मैसूरी साम्राज्य का राज चलता था। किसका? मैसूर साम्राज्य का राज चलता था, जिसके आधार पर, जिसके शासन के अधीनता में यहाँ पर क्या होता था इस अवधि के दौरान, मतलब आते जाते लोग थे यहाँ पे। देखो मैसूर क्या था, साम्राज्य चलता था 1652 से 1768 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे कन्नड़ लोग क्या होते थे, बहुत आते जाते थे, यहाँ संग्रह होता था कन्नड़ लोगों का बहुत बड़े बड़े। फिर इस वाटरफॉल किनारे धीरे धीरे क्या वो बसते गए बसते गए बसते गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बसते गए तो लोगों ने क्या किया, इसको एक नाम देना क्या किया, शुरू किया। इन्होंने कौन सी नाम दी? कन्नड़ नाम देना क्या किया शुरू, क्योंकि कन्नड़ लोग थे। इंग्लिश होते तो इंग्लिश नाम देते, हिंदी होते तो हिंदी, उर्दू होते तो उर्दू नाम देते। इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पे कन्नड़ लोग आते थे। ठीक है, यहाँ से निकलते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको एक नाम दिया। ठीक है, मैसूर साम्राज्य में। ठीक है, क्या नाम दिया? एक होंगर, होंगे कल, और क्या नाम दिया? उगली। कन्नड़ लोगों ने क्या नाम दिया? कन्नड़ नाम क्या दिया? उगुनी कन्नड़। ठीक है, और इस नाम को धीरे धीरे और भी नाम कैसे किया किए गए बताए गए। उसके बाद इसको उगली नील कल, इसको होंगे कल के नाम से जाने लगा। ठीक है, मतलब कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जो शुरुआत में नाम दिए जाते हैं तो बाद में जाके धीरे धीरे चेंजेस हो जाते हैं। अब आप कहोगे ठीक है, ये नाम है होंगर को कन्नड़ से लिया गया है। होंगल क्या है? कन्नड़ नाम है होंगल। उगली नीर कल के नाम से इसको पहले जाना जाता था, बाद में इसको होंगे कंकल नाम से जाना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है धुएं के रंग की चट्टान। किसकी? धुएं के रंग की चट्टान। इसका अर्थ क्या है? धुएं के धुएं के रंग की चट्टानों के नाम से क्या किया गया, इसको जाने, मतलब जाना जाने लगा पूरी दुनिया में। ठीक है, अब एक बात सुनिए, इसको धुएं की रंग की चट्टानों के नाम से क्यों जाता था? इसके पानी का वेग इतना ज्यादा तेज था कि जब इसका पानी क्या होता था, पत्थर पर गिरता था। जब पत्थर पर पानी गिरता था तो एक धुएं के समान उड़ जाता था। ठीक है, धुएं के समान क्या होता था? उड़ता प्रतीत होता था, और उड़ता भी था, कुछ प्रतीत होता था, क्योंकि पूरा पानी तो उड़ेगा नहीं। ठीक है, जितना पानी धुएं के समान उड़ता था तो एक बहुत ज्यादा धुआं धुआं दिखता था, इसलिए इसको धुएं के रंग की चट्टानों के नाम से क्या किया गया, जाना जाने लगा, जिसको कहते हैं कन्नड़ भाषा में होंगे, होंगे का कल। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाने लगा पूरी दुनिया में। धीरे धीरे इसका पूरी दुनिया में प्रचार हुआ। जब नायग्रा फॉल, भारत का नायग्रा फॉल के नाम से फिर इसको क्या किया गया, उल्लेखित किया गया। और यहाँ के आसपास के क्षेत्र जो थे उसको किस नाम से बुलाते थे? इसको बुलाते थे, आसपास के जो क्षेत्र थे, अगर आपसे कोई पूछे आसपास के क्षेत्र, आसपास किस नाम से जाना जाता था? ये आसपास थेरी नीर नाडु, थेरी नीर नाडु नाम से क्या किया गया, इस जलप्रपात को
लोग जानने लगे, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो कुछ लोग होते हैं जो कुछ अलग नाम निकालते हैं, चीज एक ही है बट क्या होता था, नाम अलग अलग होते थे। और इसकी ऊंचाई और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर। इसलिए भारत के सबसे ऊंचे जल प्रतापों के नाम में क्या ये शामिल है, ठीक है। इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, इसकी नदी के ऊपर, नदी के ऊपर क्या स्टोरी है देखिए। इस झरने की क्या खासियत बात है, ये गिरता तो है 700 मीटर से, बट ये आगे जाते जाते ये गिरते गिरते इसकी क्या हो जाती है, इसकी जैसे समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई घटती है इस पहाड़ों से, जब देखिए कोई भी ऊपर से नीचे जाती है तो गिरते गिरते आती है, ठीक है। एक बात आपने सोचा है कि ये झरने नीचे की साइड क्यों जा रहा है, क्योंकि अपना जो ऊपर का क्षेत्र बहुत ऊंचा है, ठीक है। जैसे नीचे से जाओगे तो जैसे सीढ़ी होती ना, ऐसी तरह बहुत ऊंचा है हिमालय का, बहुत एक सीढ़ी की नुमा है। हिमालय पे बर्फ होती है, नीचे समुद्र होता है। तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे नीचे गिरती है तो बहुत ज़्यादा चट्टानें क्या होती हैं, सब जगह ऐसी तो होगी नहीं स्लिप, कुछ जगह चट्टानें क्या होती है वो खड़ी होती हैं। जब खड़ी होती है वहाँ से कोई नदी गिरती है तो समय के साथ वो काटती जाती, रास्ता काटती जाती, और एक समय बाद एक झरने के रूप में क्या होती है वो वहाँ से गिरने लगती है। इसलिए ये झरने सारे नीचे की साइड पाए जाते हैं जहाँ पे नदी स्थान होते हैं। और ये झरने एक नहीं होते, दो तीन नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए नदी बहुत बड़ी होती है, विशालकाय, तो अपनी धाराओं को बिखेरती है, और बिखेर के क्या होती है वो समुद्र में जाकर मिलती है। इसलिए नीचे की साइड बहुत ज़्यादा झरने पाए जाते हैं, जहाँ पे पठार इलाके से समतल इलाके की ओर जाते हैं, मतलब समुद्र की ओर जाते हैं, ठीक है। पठार से सीधा समुद्र आएगा, ठीक है। ऊपर रहेगा पर्वत, फिर बीच में पर्वत, फिर नदियाँ, पर्वत से निकली नदियाँ, नदियाँ होते होते रेतीले स्थान से और समतल भूमि से होते होते जब पठारी इलाके से नीचे गिरती हैं, तो एक समुद्र के रूप, समुद्र के में जब मिलने के लिए जब पठारी उससे गिरती हैं तो एक क्या होती है, झरने का क्या होती है कॉन्सेप्ट आता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट सेक्शन में उसमें कमेंट कीजिए, वीडियो कैसी लगी हो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन